हेलो, आज का जो टॉपिक यहाँ पर आपके पास में है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर्मूले यहाँ पर आपके सामने इंपॉर्टेंट है। देखते हैं स्टेप बाय स्टेप हम इसे यहाँ पर कैसे अचीव करते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं वर्क डन इन चार्जिंग अ कैपेसिटर स्टोर्ड एज इट्स फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या बताना चाह रहे हैं? मान लेते हैं आपके पास में यहाँ पर एक कंडक्टर है, तो एक कैपेसिटर यहाँ पर हम बना लेते हैं। तो एक ऐसा मान लीजिए आपके पास में एक कैपेसिटर है और इसको चार्ज करना है क्यू, समझने के लिए बनाया है। चार्ज मान लेते हैं, इस पे क्यू बनाना है और इस पे पोटेंशियल पहुंचाना है आपको यहाँ पर वी। अब इस पर अगर चार्ज को करना है क्यू और पोटेंशियल को यहाँ पर आपको पहुंचाना है वी, तो ऐसा करने के लिए जब आप इस पे चार्ज को ले जाके रखते हैं, तो मान लेते हैं आप जैसे एक प्लस चार्ज रखते हैं, तो जैसे यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आप रखते हैं, तो अब अगला वाला पॉजिटिव चार्ज आप लेके जाओगे, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इससे पहले वाले अगले वाले पॉजिटिव चार्ज को जाने में, यहाँ लेके जाने में क्या एक्सपीरियंस करेगा? रिपल्शन। प्लस प्लस को यहाँ पर क्या करता है? अपोज। तो एक पॉजिटिव चार्ज हमने जब रखा तब तक हमने कोई वर्क डन यहाँ पर नहीं किया क्योंकि कोई अपोजिशन नहीं था। लेकिन जैसे हम दूसरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ ले जा रहे हैं, तो पहले वाला रखा हुआ पॉजिटिव चार्ज अगले वाले पॉजिटिव चार्ज पे क्या लगा रहे हैं? एक फोर्स ऑफ रिपल्शन यहाँ पर लगेगा। फिर भी अगर हम इसे यहाँ ले जाके रखना चाहते हैं, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा? वर्क डन यहाँ पर करना पड़ेगा। तो जो वर्क डन हमने इसके एक के बाद एक चार्ज यहाँ पर ले जाके रखा, और ऐसा करने में जो हमने एनर्जी यहाँ पर खर्च करी, दैट इज एनर्जी जो यहाँ पर आपने खर्च करी है, सच एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, जो कि एक कैपेसिटर के अंदर यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। तो किस तरीके से यहाँ पर ये वर्क हम परफॉर्म करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। कि मान लेते हैं कि हमें चार्ज तो पहुंचाना है क्यू तक, अप टू इट्स पोटेंशियल विल बिकम वी जब तक पोटेंशियल यहाँ पर हो जाए। बट किसी एक समय पर अगर हम ऐसा मान लें कि इस पे पहले से हमने क्यू चार्ज को यहाँ पर ले जाके रख दिया, तो जब आप इस पे क्यू चार्ज को ले जाके रख देते हैं, तो इस समय पर इसके पोटेंशियल को हम मान लेते हैं स्मॉल वी। तो ये दो तो हटा देता हूँ जिससे कंफ्यूजन यहाँ पे हमें ना हो। तो यहाँ पर हमने ऐसा मान लिया किसी इंस्टेंट पे जो है वो इस पे चार्ज आपने कितना मान लिया है? क्यू। मतलब चार्जिंग चल रही है, हम चार्ज को ले जाके रख रहे हैं, तो किसी एक समय पे चार्ज हो गया है क्यू, और उस समय इसके पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई है? वी। और इस समय ये वाला जो क्यू चार्ज है, ये आपके कैपिटल क्यू चार्ज से जो है वो यहाँ पर क्या है? कम यहाँ पर है। तो किसी इंस्टेंट की हमने बात करी। तो इस समय पर जब आपने चार्ज को यहाँ रखा स्मॉल क्यू को, और पोटेंशियल यहाँ पर इसका कितना आ गया? वी। तो इससे अब अगले डी क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ पर उठा के लाके रखने में आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो इस इन्फिनिटी से इस डी क्यू चार्ज को, मतलब बड़े चार्ज को लेके नहीं आ रहे हैं, क्योंकि चार्ज के बदलते ही पोटेंशियल भी बदल जाएगा। वर्क का फॉर्मूला यहाँ पर ये होता है कि चार्ज आपने जो भी चलाया है, जैसे मान लो क्यू चलाया, और इस समय इन्फिनिटी का और इसका पोटेंशियल का डिफरेंस कितना आता? v माइनस यहाँ पर 0, क्योंकि इसका पोटेंशियल होता v और इन्फिनिटी का पोटेंशियल यहाँ 0, तो आपका वर्क डन होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल का डिफरेंस। बट डिफरेंस कैसे लिखते हैं? v माइनस आपका यहाँ इन्फिनिटी पे 0। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप जैसे ही चार्ज प्लेस कर देंगे, छोटा सा चार्ज भी रखोगे, पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। तो चार्ज और चार्ज के बढ़ने पे पोटेंशियल अपने आप को वहां लगातार इंक्रीज करता चला जाएगा। फॉर्मूला यहाँ पर हम देख चुके हैं कि आपके पास में Q बाई V का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट है, विच इज कैपेसिटेंस। तो चार्ज के बढ़ने पे बदलने पे पोटेंशियल बदल जाएगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर वर्क डन ऐसे नहीं लिख सकते हैं। कारण यहाँ पर है कि जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा, पोटेंशियल की वैल्यू वहां पर बदलती चली जाएगी। तो डेरिवेशन के अंदर काफी सारी छोटी छोटी चीजें जो हमें समझने की यहाँ पर जरूरत है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मान लेते हैं किसी समय पर इसका चार्ज हो गया स्मॉल क्यू, पोटेंशियल हो गया यहाँ पर वी। अगले डी क्यू चार्ज को ले जाने में आपने कितना वर्क डन यहाँ पर किया? ऐसा क्यों कर रहे हैं कि डी क्यू चार्ज लेके जा रहे हैं? तो वर्क डन इन मूविंग या इन प्लेसिंग बोल सकते हैं डी क्यू चार्ज। तो वर्क डन इन मूविंग डी क्यू चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ कैपेसिटर, कितना वर्क डन आपने यहाँ पर किया? वर्क डन असल में क्या है? वर्क है चार्ज जो भी यहाँ पर चलाया, कितना चार्ज चलाया है? डी क्यू। और लिखना उसके बाद में क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल यहाँ पर कितना है? v, तब जब इस पे चार्ज क्यू था, v माइनस, और इसका पोटेंशियल यहाँ पर कितना है? इन्फिनिटी पे कितना है? 0। तो डी क्यू और v माइनस यहाँ पर 0। तो चार्ज जो भी चलाया इनटू पोटेंशियल का डिफरेंस, यहाँ का पोटेंशियल v है और इन्फिनिटी का पोटेंशियल यहाँ पर आपके पास में कितना है? 0। तो फिर हमने इसको चेंज क्यों किया? पहले जो हम क्यू वी लिख रहे थे, तो
इस समय प्रॉब्लम ये थी कि आप जैसे बड़ा चार्ज चलाते हो पोटेंशियल अपने आप को चेंज कर लेगा, इसलिए छोटे छोटे चार्जेस को ले जाके यहाँ रखना है। इतने छोटे चार्जेस होने चाहिए कि पोटेंशियल में कोई बहुत बड़ा चेंज यहाँ पर डेवलप ना हो। तो इस समय जब आपने डी क्यू चार्ज रखा तो चार्ज हो गया पूरे कैपेसिटर पे क्यू प्लस डी क्यू और पोटेंशियल हो गया वी प्लस डी वी। बट डीवी अपने आप में इतना बड़ा नहीं है, इसलिए हमने उस समय पर जब चार्ज को प्लेस करा डी क्यू तब उसके पोटेंशियल को यहाँ पे आपने कितना मान लिया है, वी। मतलब चार्ज के बढ़ने पे पोटेंशियल ही बढ़ता, बट पोटेंशियल में इतना इंक्रीमेंट नहीं था, इसलिए मैंने v प्लस डी की जगह v लिख दिया और इन्फिनिटी पे 0 है और चार्ज जो चलाया वो q लिखने की जगह लिखा dq। तो जब भी वेरिएबल हो इस तरीके से हम इसको थोड़ा सोच सकते हैं। तो हमें यहाँ वर्क डन की वैल्यू कैसे मिलेगी, dq इंटू वी। अब जो भी आपने वर्क डन यहाँ पर किया है ये तो छोटे से चार्ज को चलाने के लिए किया, पूरा चलाना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर टोटल वर्क डन निकालना है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड के डी क्यू प्लस डी क्यू प्लस डी क्यू प्लस डी क्यू रखते जाइए और इंटीग्रेट करिए। ऐसा आपको करना है। तो कहां से कहां तक वर्क डन करना है, हमें चार्ज पहुंचाना है 0 से लेकर के कहां तक, कैपिटल क्यू तक चार्ज पहुंचाना है। अब इस समय जो आपका वर्क डन यहाँ पर है इसे यू लिख दिया जाएगा और इस डी क्यू को आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको तो डी क्यू चलने दीजिए और ये इंटीग्रेशन में जो लिखा हुआ है v माइनस 0 हो गया v। क्या v इंटीग्रेशन के यहाँ साइन के बाहर आ जाएगा, क्या v हम यहाँ से बाहर ले सकते हैं। तो देखिए समझने वाली बात है कि जैसे जैसे चार्ज बदलेगा वैसे वैसे आपका पोटेंशियल बदल जाएगा, क्योंकि ये बदलने वाला नहीं, ये कांस्टेंट यहाँ पर है। तो आप यहाँ पर ये गलती ना करिएगा कि v को इंटीग्रेशन के बाहर लें, कांस्टेंट नहीं है। अगर एक कांस्टेंट होता तो सीधा आंसर q और इंटू वी लिख देते, बट ये वेरिएबल होने की वजह से यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको ऐसा ढूंढना है कि ये चार्ज के टर्म्स में आ जाए और ऐसे किसी के टर्म्स में आ जाए जो बदलता ना हो। तो हमें पता है कि v को यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है, v लिखा जा सकता है q डिवाइडेड बाई c। तो इसमें उठाया और इसको लिख दिया q बाई c, तो ये लिखा v की जगह q बाई c और ये लिखा हमने dq। और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, ऐड करना है। इंटीग्रेट करना मतलब जोड़ना है आपको, कहाँ से कहाँ तक, 0 से q तक। 1 बाई c आ गया बाहर। अब यहाँ लिखा है q का इंटीग्रेशन कितना आएगा, इंटीग्रेशन का नियम पता ही होगा, जो भी लिखा हुआ है उसकी जो भी पावर है, जैसे इसकी पावर 1 है उसमें 1 और ऐड कर लीजिए तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2 और फिर उसी से यहाँ डिवाइड कर दीजिए। रूल सबको पता ही है, x की पावर n dx होता तो जो लिखा है उसमें प्लस 1 करें और उसी से यहाँ पर आप डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ अगर जैसे x की पावर 2 dx होता तो हम लिख देते हैं x की पावर 2 तो ही 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाय 3। और कांस्टेंट वगैरह जो भी लगाना है वो अलग बात है, बट यहाँ लिमिट्स दे रखी हैं। तो q का इंटीग्रेशन, q की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 1 कितना आया 2 डिवाइड बाय 2। 0 से लेके कैपिटल Q तक आपको इसको इंटीग्रेट करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 बाई सी और ये हो गया q स्क्वायर और नीचे 2 आ गया बाहर, q अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0। आंसर क्या निकल के आया, q स्क्वायर बाय 2c। सारा का सारा आंसर जो भी था पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया u। अब इस q को क्या लिख सकते हैं, cv और नीचे 2c का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा c स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2c। c से c कैंसिल हो गया, आंसर निकल के कितना आया, हाफ cv स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला तो हाफ cv स्क्वायर बन गया है और एक फॉर्मूला क्या यहाँ पर बन गया, q स्क्वायर बाय 2c। अब इस जगह पे और आप यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं, हाफ, और इस जगह पे c की वैल्यू पुट कर लेते हैं q बाई वी। तो देखो c को पुट कर लिया यहाँ पर हमने कितना, q बाई वी। ये c जो यहाँ पर हमने लिखा था ये रहा q बाई वी, तो q बाई वी और ये आ गया v स्क्वायर, एक और कैंसिल हुआ, हाफ q v। तो फॉर्मूला आपके पास में कुछ यहाँ पर है, q स्क्वायर बाई 2c, हाफ सी वी स्क्वायर और हाफ यहाँ पर q v। तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तैयार करिएगा। बाय। देखिए सेकंड टॉपिक यहाँ पर आपके पास में है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स यहाँ पर पहले भी काफी सारे आ चुके हैं और पूछे गए हैं, कॉन्सेप्ट है। आपके पास में दो कंडक्टर यहाँ पर है आइसोलेटेड अर्थ से, मतलब अर्थ से उनका कोई कनेक्शन नहीं है। शुरुआत में उन पे चार्जेस गिवन है Q1 Q2, पोटेंशियल V1 V2, कैपेसिटेंस C1 C2 और आपने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया कंडक्टिंग वायर से। ऐसा करने पे चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल टिल द पोटेंशियल ऑफ बोथ विल बिकम सेम, जब तक कि इनके पोटेंशियल यहाँ पर क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। तो चार्ज फ्लो यहाँ पर करने वाला है। तो देखो फाइनल पोटेंशियल V और V। अब अगर ऐसा हुआ कि चार्ज फ्लो हुआ तो चार्ज बदलना चाहिए, इसलिए इसका चार्ज Q1 डैश और इसका चार्ज Q2 डैश। बट कैपेसिटेंस तो इन बातों से इंडिपेंडेंट हो, पहले भी C1 था और अब भी मतलब इसका C1 और उसमें आपका यहाँ पर C2। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि चार्ज कंजर्वेशन से ऐसा होने पे भी चार्ज जो पहले और बाद में बदलने वाला नहीं है, तो इस पूरे सिस्टम का चार्ज लिखा गया
Q1 प्लस Q2 दैट इज इनिशियल चार्ज, दोनों का सम कर दिया Q1 प्लस Q2, और यहाँ पर फाइनल चार्ज आपने कितना लिखा Q1 डैश प्लस आपने कितना लिखा Q2 डैश, दैट इज फाइनल चार्जेस Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो इनिशियल चार्ज फाइनल चार्ज के यहाँ पर बराबर है। अब चार्ज को लिखा कैसे जा सकता है, इस वाले पे चार्ज कैसे लिखना है C1V1, तो ये लिख दिया C1V1, और उस वाले पे चार्ज कैसे लिख सकते हैं C2V2, C1V1 प्लस C2V2 इक्वल टू Q1 डैश को यहाँ पर क्या लिख सकते हैं C1V, और Q2 डैश को यहाँ पर क्या लिख सकते हैं C2V। कैसे लिखा, चार्ज C1V1 पहले C2V2, अब ये C1 क्योंकि इसका कैपेसिटेंस तो बदला नहीं है तो C1, बट पोटेंशियल V1 से हो गया V, कॉमन पोटेंशियल फाइनल जो है वो V, प्लस का इसका कैसे लिखेंगे कैपेसिटेंस, सॉरी चार्ज कैसे लिखेंगे C2, और फाइनल पोटेंशियल इसका कितना आ गया V, तो ये लिखा आपने C1V1 प्लस का C2V2, और कॉमन ले लेते हैं इसको C1 प्लस C2 इंटू V, तो V की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है आपके पास में C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पर कितना है C1 प्लस है C2, तो दैट इज आपके पास में टोटल यहाँ पर चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस, क्योंकि C1V1 चार्ज ही था तो यहाँ पर ये क्या है, ये Q1 है, और प्लस का दूसरा वाला चार्ज को आप यहाँ पर क्या लिख देंगे Q2, और डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पर C1 प्लस C2। भाई चार्ज दे रखे हो तो Q1 प्लस Q2, और चार्ज को अगर यहाँ पर C1V1 के टर्म्स में दे रखा हो तो C1V1 प्लस C2V2 है, तो वो टोटल चार्जेस डिवाइडेड बाय टोटल यहाँ पर कैपेसिटेंस, तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, तो टोटल चार्ज को किससे डिवाइड करना है, टोटल कैपेसिटेंस से। तो अब ये है आपको कैलकुलेट करने का तरीका कॉमन पोटेंशियल। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस जहां पर आपसे फाइनल चार्ज पूछ लिया जाए, कैपेसिटर था आपने दूसरे से कनेक्ट कर दिया, बताइए फाइनल चार्ज यहाँ पर क्या है, ऐसे केस में कॉमन पोटेंशियल को कैलकुलेट कर लीजिए, तरीका है टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटेंस। अब दोनों पे चार्ज था Q1 Q2, इसलिए Q1 प्लस Q2। मान लो कि इस पे चार्ज होता उस पे नहीं होता, तो हम लिखते Q डिवाइडेड बाय, इसमें Q नहीं Q2 नहीं होता तो क्या लिखते Q डिवाइड बाय C1 प्लस C2। मान लो कि उस पे होता माइनस का तो क्या लिखते Q1 माइनस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। क्या पता उसी पे चार्ज होता Q2 और इस पे नहीं होता तो क्या लिखते यहाँ पर Q2 अपॉन C1 प्लस C2। मतलब जो भी चार्ज गिवन है तो डायरेक्ट लिख दो, और कैपेसिटेंस पोटेंशियल के टर्म्स में गिवन है तो C1V1 बना के लिख दो, प्लस प्लस है तो ऐड कर दो, माइनस है उनके बीच में तो माइनस कर दो, बीच में माइनस लगा दो, दोनों ही नेगेटिव है तो नेगेटिव लगाओ, डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पर टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2। सबसे पहला स्टेप कॉमन पोटेंशियल को कैलकुलेट करने का है। अगर आप कॉमन पोटेंशियल एक बार निकाल लें तो फिर हमारे फाइनल चार्जेस निकालना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये यहाँ पर क्या है Q1 डैश कैसे निकलेगा C1 और फिर V, ये रहा C1V। अब V की वैल्यू यहाँ पर क्या निकल के आई है, तो ये निकाल दिया आपने C1V1 प्लस का C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। उतार दिया कॉमन पोटेंशियल को, Q2 डैश यहाँ पर कैसे लिखेंगे C2V, तो ये लिखा C2, और V की वैल्यू यहाँ पर क्या लिखी आपने C1V1 प्लस का C2V2 डिवाइडेड बाय आपने यहाँ लिखा C1 प्लस C2। तो ये ही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था कि अगर आप कॉमन पोटेंशियल निकाल लें तो फाइनल चार्जेस को बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। काफी हिस्सा तो यहाँ तक पूछा जा सकता है। अब जब इसमें से चार्ज फ्लो करके उसमें चार्ज जा रहा है, या उसमें से चार्ज फ्लो करके इसमें चार्ज आ रहा है, तो इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी में क्या यहाँ डिफरेंस आया होगा, क्या कोई एनर्जी लॉस यहाँ पर हुआ? तो एनर्जी लॉस के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एनर्जी का डिफरेंस चेक कर लेते हैं। एनर्जी में इनिशियल एनर्जी में से कौन सी एनर्जी माइनस कर देते हैं, फाइनल एनर्जी माइनस कर देते हैं। अब इनिशियल एनर्जी दोनों सिस्टम पे लिख लेते हैं, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है तो दोनों में पहले कितनी थी और दोनों में बाद में कितनी है। इस पे भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ आप याद रखिए हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस का हाफ, ये डेरिवेशन हम कर चुके हैं अभी इससे पहले, C2V2 स्क्वायर। इसकी एनर्जी लिखी गई हाफ C1V1 का स्क्वायर, तो प्लस का दूसरा वाला आपने लिखा हाफ C2V2 का स्क्वायर, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, माइनस का ये लिखा आपने हाफ, और इसे क्या लिखेंगे फाइनल जो आपकी एनर्जी है। तो फाइनल एनर्जी में फाइनल चार्जेस लिख देते हैं। तो फाइनल पोटेंशियल कैसे लिखेंगे यहाँ पर, हाफ C1 प्लस C2 इंटू यहाँ पर कितना है V स्क्वायर, तो हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। क्या किया, पहले तो दोनों की एनर्जी शुरुआत में हाफ C1V1 स्क्वायर C2V2 स्क्वायर, माइनस का इसमें हाफ C1 प्लस C2, क्यों एक बार लिखते हैं हाफ C1V स्क्वायर, हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर। उसमें देखो C1 प्लस C2 लिख दिया कॉमन लेकर के, मतलब सॉरी V को कॉमन ले लिया और C1 प्लस C2 यहाँ आ गया।
अब इस V में आपको उतार देना है कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू को। तो इस V में कॉमन पोटेंशियल आप उतारेंगे तो क्या लिखेंगे, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस का हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस का हाफ C1 प्लस C2 इंटू यहाँ पर V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C1V1 प्लस का C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। अब जब हम इसे पूरे को सॉल्व करते हैं तो इसकी एनर्जी यहाँ पर निकल के क्या आती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, ये फॉर्मूला आया हाफ, याद कर सकते हैं C1 प्लस हाफ C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। कुछ ये फॉर्मूला इसको पूरे को सॉल्व करने पे है, दैट इज एनर्जी डिफरेंस मतलब एनर्जी लॉस का फॉर्मूला है। बहुत ध्यान से देखें तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव ही आने वाला है। पॉजिटिव का मीनिंग समझ ही आ रहा है, तो पॉजिटिव का मतलब यहाँ पर है क्यों, क्योंकि कैपेसिटेंस है एक, तो वो तो हो गए पॉजिटिव, और डिफरेंस अगर कभी नेगेटिव होता भी तो उसका तो स्क्वायर आ रहा है, तो वो तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। इसका मतलब यहाँ पर ये पूरी क्वांटिटी आई पॉजिटिव। पॉजिटिव आने का मतलब ये हुआ कि इनिशियल में से फाइनल माइनस करा। अब 10 में से अगर मैं यहाँ पर 4 माइनस करता हूं तो आपके पास में 6 बचता है। इसका मतलब कि इनिशियल और फाइनल को सब्ट्रैक्ट करने पे अगर पॉजिटिव आया, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि इनका जो डिफरेंस है अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ पर यहाँ क्या सामने आ रहा है कि यहाँ पर एनर्जी में लॉस हुआ है, क्योंकि पहले की एनर्जी ज्यादा थी और बाद वाली एनर्जी यहाँ पर कम है। तो इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी से यहाँ पर ज्यादा है, वो इंडिकेट कर रहा है कि यस देयर इज अ लॉस इन एनर्जी। हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। यस एनर्जी का लॉस हुआ क्योंकि पॉजिटिव आने का मतलब इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी से ज्यादा है। तो तैयार करिएगा, इंपॉर्टेंट है।